आइए बेटा, लास्ट क्लास हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था, प्रोसेस कॉस्टिंग, और इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी CMA रैंकर्स के ऊपर, और मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया था। तो जिस बच्चे ने अगर नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो को देख सकता है बेटा। चलिए, लास्ट क्लास बेटा जब हमने कंक्लूड करा था इस चैप्टर के अंदर, तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ बातें बताई थी। पहली बात बताई थी बेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग कौन यूज करता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स फाइनल प्रोडक्ट। सेकंड बताया मैंने बेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पर अप्लाई होगा जहां पर फाइनल प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेस से पास ऑन होगा बेटा हमारा। थर्ड, एक डिपार्टमेंट का आउटपुट नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए क्या बनेगा? इनपुट। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो जाता। फिर मैंने बताया बेटा, हर एक प्रोसेस की कॉस्ट निकालने के लिए बेटा हमें उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था बेटा, प्रोसेसिंग के दौरान, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में प्रोसेस हो, प्रोसेसिंग के दौरान कुछ ना कुछ तो वेस्टेज लॉस अराइज होगा ही होगा। वो लॉस हमारे लिए या तो नॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल लॉस, हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन बताई थी बेटा, वो सारे लॉसेस जिन्हें ना तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही हम अवॉइड कर सकते हैं, वो सारे लॉसेस क्या है बेटा हमारे लिए? नॉर्मल लॉस है। और इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करे थे। और नेक्स्ट हमने हेडिंग लगा के छोड़ दिया था, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। पहले यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। आइए बेटा, आज की क्लास हमें स्टार्ट करनी है। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इन सबका ट्रीटमेंट आपस में वेरी क्लोज्ड है। लास्ट क्लास मैंने ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस इसलिए नहीं पढ़ाया था ताकि आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए बेटा, ध्यान से सुनेंगे ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस को। ये एक बच्चा है बेटा, इसका नाम आप जानते हैं, रवि। रवि एक हमारा प्यारा सा बच्चा है, और मान लो बेटा आज इसकी एज 21 ईयर है, मान लेते हैं बेटा। रवि की आज एज कितनी है? 21 ईयर्स। अब रवि ने क्या करा बेटा? रवि ने खूब मेहनत करी, और 4 साल के बाद, यानी जब ये 25 साल का हो गया, 4 साल में ये क्या बन गया बेटा? CM में बन गया। 25 साल की एज में ये CM में बन गया बेटा। फिर इसने यहां से 30 इयर्स जॉब, प्रैक्टिस, बिजनेस जो भी करेगा ये 30 ईयर के अंदर इसने अपने CM में प्रोफेशन से बेटा 5 करोड़ रुपए कमा लिए। 5 करोड़ रुपए कमा लिए कितने साल में? 30 साल में बेटा। तो अब इसकी एज कितनी हो गई? 55 साल। रवि आज हमने एज्यूम करा था 21 साल का है, समय चला, 4 साल के बाद क्या बन गया? CM में। फिर इसने जॉब, प्रैक्टिस जो भी एक चाहता है उसने वही प्रोफेशन को चूज करा। 30 साल इसने अपने प्रोफेशन को दिए एज अ जॉब या प्रैक्टिस, और इन 30 साल में इसने कितना पैसा कमा लिया? 5 करोड़। इसकी एज कितनी हो गई? 55 साल। अब 5 करोड़ कमा लिया। एक दिन रवि अपने घर में आराम से सो रहा था। रवि की अंतर आत्मा ने रवि को आवाज दी। रवि ने बोला, हाँ जी बोलो। अंतर आत्मा ने इसको प्रकट होते ही एक ही बात पूछी कि रवि एक बात बताओ, आज की डेट में एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ कितनी है? एवरेज लाइफ कितनी है? 70 ईयर्स। 70 ईयर्स। मान लो इसने जवाब दिया कि जो एवरेज एज है ना, एवरेज एज वो कितनी है? 70 साल। अब इसकी अंतरात्मा ने उसको बताया कि जब तू 21 साल का था, CM में कर रहा था,
रोज सुबह नहा धोकर मंदिर जाता था और भगवान से बोलता था मुझे सीएम में बना दो, मुझे सीएम में बना दो, और अल्टीमेटली भगवान ने तेरी बात सुनी, 25 साल में तुझे क्या बना दिया? सीएम में। फिर तू मंदिर दोबारा गया कि मेरे को करोड़पति बना दो, 5 करोड़ दिला दो, 5 करोड़ दिला दो, और अल्टीमेटली भगवान ने आज तेरे को 5 करोड़ भी दिला दिए, दे दिए तेरे को। अब इसकी अंतरात्मा ने बोला कि जो जो तूने भगवान से मांगा ऊपर वाले ने तुझे सब कुछ दिया, तो तुझे ऊपर वाले का, भगवान का क्या करना चाहिए? शुक्रिया करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। और साथ साथ ये भी बताया कि बेटा अब 55 साल की एज हो गई, एवरेज एज तूने बोली है कितनी? 70 साल। तेरे पास समय कितना है? 15 साल। तो तेरे को भगवान का 15 साल में क्या करना चाहिए? शुक्रिया करना चाहिए कि तूने जो जो मांगा भगवान ने तेरी सुनी। तो तुझे आज से ही क्या करना चाहिए? कुछ अच्छे कर्म, नेक कार्य करने चाहिए, क्योंकि 70 साल के बाद जब तू ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पूछेगा तूने नीचे जाकर मुझसे जो जो मांगा मैंने तुझे दिया, लेकिन बदले में तूने मेरा शुक्रिया भी नहीं किया, तूने मेरे लिए क्या करा? तो अंतरात्मा ने इसको जगाया कि आज से ही क्या कर? नेक कार्य शुरू कर दे, नेक कार्य करने शुरू कर दे। अब इसकी अंतरात्मा बोल रही थी, ये जाग गया। इसने अंतरात्मा से पूछा कि आप कह रहे हो नेक कार्य करूं, आप ही बता दो मुझे क्या नेक कार्य करनी चाहिए। रवि ने अंतरात्मा से क्वेश्चन पूछ लिया कि आप ही बता दो मुझे कौन से नेक कार्य करने चाहिए। अंतरात्मा बिना उसका जवाब दिए गायब। अंतरात्मा हिंट देके चली गई कि तेरे को अब क्या करना चाहिए? नेक कार्य। 15 साल का समय है। अब इसने पूछा, अंतरात्मा से ही पूछ लूं, सीएम में थोड़ा दिमाग लगाया कि क्या करना चाहिए, तो अंतरात्मा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ नेक कार्य। अंतरात्मा बिना कुछ जवाब दे ही गायब चली गई। अब रवि सो रहा था, सुबह उठा बहुत परेशान कि मेरे को अब क्या करने हैं? नेक कार्य। और नेक कार्य में करूं तो क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अंतरात्मा से पूछा, वो तो बिना जवाब दे ही चली गई। अब ये सुबह उठा बहुत परेशान। अब ये परेशान था तो सुबह सुबह नहा धोकर फिर से कहां चला गया? मंदिर में। मान लो ये चला गया इस्कॉन मंदिर। ये चला गया कहां पर? इस्कॉन मंदिर। कहां पर है बेटा? लाजपत नगर, नेहरू प्लेस, कालका जी, एग्जैक्ट लोकेशन ईस्ट ऑफ कैलाश। ठीक है ना? हाँ जी, ईस्ट ऑफ कैलाश में पड़ता है। नियर अबाउट लगते हैं सारी चीजें जो आपने बोला। चलिए मुद्दे पे आते हैं बेटा। ये सुबह उठकर ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन टेम्पल चला गया। अब मन में इसके तो क्या था बेटा? परेशानी चल रही थी कि मुझे नेक कार्य करने हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा करूं। तो परेशानी में कहां चला गया? इस्कॉन टेम्पल। अब ये इसने इस्कॉन टेम्पल पूरा मंदिर में दर्शन करके जब ये बाहर निकला, तो जैसे ही ये बाहर निकला था तो एक आगे बुक स्टॉल लगा हुआ था। एक आगे बुक स्टॉल लगा हुआ था। तो जैसे ही ये उसके आगे से निकला, उन्होंने रवि को भागवत गीता ऑफर करी कि इसे परचेज कर लो। अब रवि ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने बोला आपके पास कितने पैसे हैं? रवि ने जेब में हाथ डाला, इसके पास 50 का नोट निकला। इसने कहा मेरे पास सिर्फ कितने हैं? 50 रुपये हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको ये भागवत गीता 50 रुपये में दे देंगे। अब रवि ने भागवत गीता ले ली। आप में से कोई गया इस्कॉन टेम्पल? देखा है बाहर बुक स्टॉल लगा होता है, ऑफर करते हैं और बहुत कम प्राइस पे वो दे देते हैं। क्यों देते हैं आज कहानी बताऊंगा। और जिन्होंने नहीं देखा एक बार घूम के आए। इसी तरह से मंदिर भी घूम के आओगे, बहुत अच्छा बना हुआ बेटा, जाना एक बार। आइए अब ध्यान से सुनना बेटा। रवि इस्कॉन मंदिर से पूरा घूमा, बाहर निकला, बुक स्टॉल लगे था, बुक स्टॉल वालों ने इसे ऑफर करा। इसने कहा पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कितने हैं? रवि ने बोला 50 रुपये। उन्होंने कहा ठीक है, हम 50 रुपये में आपको भागवत गीता की बुक दे देंगे। अब रवि ने 50 रुपये दे के बुक ले ली। अब रवि ने वहीं साइड में उस बुक को ओपन करा और देखा उसके एक साइड भगवान श्री कृष्ण का क्या है? इमेजेस है, पिक्चर है, फोटो है, और दूसरी तरफ उनकी लीलाओं का वर्णन है। और बुक कलरफुल, बहुत ही सुंदर है। अब रवि हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट सीएम में। अब रवि ने अपनी सीएम में वाली बुद्धि लगाई कि यार इन्होंने मुझे
ये भागवत गीता कितने में दे दी? 50 रुपए में। अब ये देख रहा है वो जो भागवत गीता की कॉस्ट है ना, एस्टिमेट कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, इसको लग रहा है इसकी कॉस्ट तो कम से कम भी 350 से 400 रुपए होगी, तो इन्होंने मुझे 50 रुपए में कैसे दे दी? भागवत गीता बुक बेटा इतनी मोटी तो है, कलरफुल, और वो भी विद पिक्चर वाली, इमेजेस वाली, प्रिंटिंग में कम से कम भी इसको लग रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट का एस्टिमेशन करा, इसको लग रहा है कॉस्ट ही 350 से 400 रुपए होगी, और कितने में मिल गई? 50 रुपए में। ये थोड़ा सा क्या हो गया, सरप्राइज, ये इन्होंने दे कैसे दी लॉस के अंदर। इसने क्या करा, वो जो बुक स्टॉल के ऊपर जो पर्सन था उससे पूछा कि आपने मुझे ये 50 रुपए में ऑफर कर दी, अकॉर्डिंग टू मी, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, अकॉर्डिंग टू मी इसकी कॉस्ट कम से कम भी 350 से 450 रुपए होनी चाहिए, तो आपने 50 रुपए में मुझे कैसे बेच दी? तो बेटा वो पर्सन ने जवाब दिया, वो पर्सन ने जवाब दिया कि हमारे को ये जो बुक्स है ना, यहां पर बहुत सारे भक्त श्रद्धालु आते हैं और वो भागवत गीता यहां पर हमें डोनेशन में दे के जाते हैं, तो हमारे लिए ये डोनेशन में आई थी, और उन भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने बोला था कि ये जो भागवत गीता है आप लोगों के बीच में क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, जिससे धर्म का प्रचार हो सके। और धर्म का प्रचार करना क्या है, एक नेक कार्य है। तो जैसे ही स्टॉल के कंसर्न पर्सन ने बोला कि बहुत सारे भक्त श्रद्धालु यहां पर आते हैं, बुक्स डोनेट करके जाते हैं, और हमें बोला जाता है डिफरेंट लोगों को, अलग अलग लोगों के बीच में इसे क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, जिससे धर्म का क्या हो, प्रचार हो। तो हम वही प्रचार कर रहे हैं, और ये प्रचार करना क्या है, नेक कार्य है। तो रवि की जो मन में प्रॉब्लम चल रही थी, क्या नेक काम करूं, तो रवि को आइडिया मिल गया कि जो लोग भागवत गीता बुक यहां पर प्रिंट करा के डोनेट करते हैं, वो लोग धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धर्म प्रचार का कार्य कर रहे हैं, मीन्स नेक कार्य कर रहे हैं। तो रवि ने भी डिसाइड कर लिया कि ये भी क्या करेगा बेटा, भागवत गीता प्रिंट कराकर, भागवत गीता प्रिंट कराकर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। साथ साथ रवि के मन में एक और सवाल आया कि इसने उस कंसर्न पर्सन से पूछा कि जब ये बुक डोनेशन में मिली थी आपको, और जो इसका डोनर था जिसने ये डोनेट करी है, उसने बोला था कि इसको, बुक्स को क्या करो, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आपको ये बुक तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए थी, आपने 50 रुपए भी चार्ज क्यों करी? तो कंसर्न पर्सन ने बोला अगर हम इसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग, इवन बच्चे भी इसको लेकर चले जाएंगे और बाद में इसका एरोप्लेन बनाकर उड़ा देंगे। तो ये बुक्स का यूज की जगह क्या होगा, मिस यूज शुरू हो जाएगा। तो हमने इसलिए एक नॉमिनल सा प्राइस रखा है, जिससे इस बुक को वही लेगा जो धर्म का ज्ञान लेना चाहता है। और यहां से जो भी कलेक्शन आ रही है हम जेब में नहीं रखते, मंदिर के विकास कार्यों में लगा देते हैं। तो यहां से जो रवि के मन में डाउट चल रहा था कि नेक कार्य क्या करूं, वो क्लियर हुआ इस्कॉन मंदिर जाने के बाद, और उसका ये क्लैरिटी निकल कर आई कि इसने भी डिसाइड करा कि ये भागवत गीता प्रिंट कराकर इस्कॉन मंदिर में क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब बेटा इसने डिसाइड तो कर लिया भागवत गीता प्रिंट कराकर डोनेट करेगा, तो पहले इसे क्या करानी है, प्रिंटिंग। अब बेटा रवि मेरे टच में था। अब बेटा रवि देखो यहां से आज पढ़ रहा है, 21 साल का हो गया, और इसकी एज कितनी हो गई आज, 55 साल। कितना समय बीत गया सर, 34 ईयर का। तो बेटा 34 ईयर में तो मैंने भी टीचिंग से क्या ले लिया, संन्यास। मैं भी बूढ़ा हो चुका था, वैसे तो अभी भी मैं बूढ़ा हूं, 120 साल का हूं, 96 ईयर से पढ़ा रहा हूं। आइए बेटा, तो 34 ईयर में मैंने भी क्या कर लिया, संन्यास। और जब मैंने टीचिंग से संन्यास लिया था, तो मेरे जितने भी टच में बच्चे थे, तो मैंने उनको बताया था कि टीचिंग से संन्यास लेने के बाद मैंने बुक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया है, बुक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। और सारे बच्चों को बोला जिसको भी बुक से रिलेटेड कोई वर्क हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। तो रवि को याद आया कि बुक प्रिंट करानी है, अजय सर ने बताया था टीचिंग से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया, और उन्होंने क्या शुरू कर दिया,
बुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और सर ने बोला था बुक से रिलेटेड कोई भी वर्क हो तो एक बार हमें याद कर लेना। तो रवि ने मुझे फोन लगाया, सारी कहानी बताई कि सर मैं कब सीएमए बना, कितना पैसा मैंने कमा लिया, और रात को अंतरात्मा ने मेरे से क्या करा, मैं मंदिर में गया, अल्टीमेटली कंक्लूजन निकाला सर मैंने कि मेरे को आपसे भागवत गीता बुक प्रिंट करानी है। फिर रवि ने मुझे बताया कि सर ये जो भागवत गीता मुझे चाहिए ना, वो बुक कलरफुल चाहिए, साथ साथ एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की फोटो होनी चाहिए और दूसरी तरफ उनकी लीलाओं का वर्णन होना चाहिए, बुक कलरफुल सुंदर होनी चाहिए। रवि ने मुझसे बोला सर अब आप प्राइस बताओ। रवि ने सारी बात बता दी कि बुक कैसे चाहिए इसको, भागवत गीता कलरफुल चाहिए, विद इमेजेस और भगवान की लीलाओं का वर्णन चाहिए। सब कुछ बताने के बाद रवि ने मुझसे क्या पूछा, सर प्राइस बताओ। अब मैंने रवि को बोला कि रवि देख, मैंने अपनी लाइफ में आज तक, यानी आज से पहले भी और आज तक, कभी भागवत गीता बुक प्रिंट नहीं करी, तो बेटा इसका प्राइस मैं तुझे नहीं बता सकता कि इसका प्राइस कितना होगा। तो रवि कह रहा है सर कुछ तो बताइए, कुछ तो मुझे आइडिया दीजिए। तो मैंने रवि को बोला, मैं कहा रवि मैं तेरे लिए एक काम कर सकता हूं। रवि ने बोला सर क्या? मैंने कहा ये जो बुक है ना मैं तेरे लिए बना दूंगा, लेकिन बनाने में जो कॉस्ट आएगी ना वो तू बियर करेगा। मैंने रवि को क्या बोला कि मैं तेरे लिए भागवत गीता बुक प्रिंट कर दूंगा, बना दूंगा, लेकिन जो कॉस्ट आएगी वो तू बियर कर लियो। रवि ने बोला सर आप प्रॉफिट नहीं लोगे, आप प्रॉफिट नहीं लोगे? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अगर धार्मिक कार्यों में मैंने प्रॉफिट चार्ज करा तो बेटा एक दिन अल्टीमेटली मुझे भी ऊपर जाना है। भगवान कहेगा अच्छा मेरे कार्यों में ही प्रॉफिट कमा रहा था तो मेरा हिसाब किताब भी होगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, धार्मिक कार्यों के अंदर मैं प्रॉफिट चार्ज नहीं करता। तो मैंने रवि को बोला कि मेरे को क्या दे देना, जो कॉस्ट आएगी वो दे देना। रवि ने कहा ठीक है, पैसा तो रवि की जेब में बहुत था। तो रवि ने कहा ठीक है सर, जो भी कॉस्ट आएगी मैं आपको पे कर दूंगा, जो भी कॉस्ट आएगी मैं आपको पे कर दूंगा। फिर मैंने रवि को बोला कि रवि मेरे यहाँ जब बुक बनती है ना तो एक दो बुक प्रिंट नहीं होती, पूरा एक लॉट प्रिंट होता है, और लॉट में कम से कम 100 बुक्स प्रिंट होती है एट अ टाइम। एक बार में कितनी प्रिंट होंगी? 100 बुक्स। 100 से नीचे मेरे यहाँ पे प्रिंट नहीं होती हैं। साथ साथ मैंने इसे बता दिया, रवि मैंने तेरे को सीएमए के अंदर पढ़ाया था, उसी टाइम पे बताया था कि जब भी प्रोडक्शन होता है तो कुछ ना कुछ डिफेक्टिव तो क्या होती है, यूनिट डिफेक्टिव प्रोड्यूस होती है। जब भी प्रोडक्शन होगा कुछ ना कुछ यूनिट तो क्या होगी, डिफेक्टिव। तो मैं जब 100 बुक्स बनाऊंगा ना तो उसमें से कुछ बुक क्या होंगी, डिफेक्टिव, और बाकी जो गुड यूनिट होगी, गुड बुक होगी, वो मैं तेरे को दे दूंगा, उसकी कॉस्ट तू मुझे पे कर दियो। रवि ने कहा ठीक है सर आप प्रिंट करो, जो कॉस्ट आएगी मुझे बता देना, मैं आपको पे कर दूंगा। अब बेटा रवि ने बोल दिया सर आप प्रिंट करो, अब मुझे इसके लिए भागवत गीता बुक प्रिंट करनी है बेटा, और मैं एक बारी में कितनी प्रिंट करता हूं, 100 बुक्स। अब मेरे को 100 बुक्स, 100 भागवत गीता की बुक्स मुझे प्रोड्यूस करनी है, किसके लिए, रवि के लिए बेटा। तो अब मुझे बुक प्रोड्यूस करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बेटा, पेपर चाहिए। अब ध्यान से देखना बेटा, आपने देखा होगा पेपर का बेटा बंडल आता है, देखा मार्केट में? हाँ सर, वो प्रिंटर के अंदर जो लगता है ना वो, हाँ सर, एक सेंचुरी का पता नहीं कौन कौन से आते हैं। तो बेटा उसको बंडल बोल दो, या फिर उसका जो एक टेक्निकल नाम है वो होता है रिम, रिम बोला जाता है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए क्या ले लो, बंडल ही ले लो। अब बेटा मान के चलते हैं एक बंडल से, जो एक बंडल में 500 पेपर होते हैं, मान लो उससे एक भागवत गीता की बुक प्रिंट होगी। भागवत गीता की बुक जो प्रिंट हो रही है बेटा, उसके लिए हमारे पेपर के कितने बंडल लगते हैं, एक बंडल। और ये एक बंडल मान लो बेटा 100 रुपए का आता है, मान लो कितने का आता है, 100 रुपए का बेटा। अब मेरे को बेटा रवि के लिए कितनी बुक्स बनानी है, 100 बुक। एक बंडल से एक बुक बनेगी, मुझे 100 बुक बनानी है, तो आप बताओ कितने बंडल खरीदूं, 100 बंडल। और 100 बंडल खरीदूंगा, कॉस्ट लगेगी, और मेरे को सारी कॉस्ट कैलकुलेट करके किसको बतानी है, रवि को। और मैंने आपको बताया था बेटा कॉस्ट निकालने के लिए क्या ओपन करना पड़ेगा,
प्रोसेस अकाउंट। तो लो बेटा, एक छोटा सा प्रोसेस अकाउंट का नमूना आपके सामने है, कैसे बनेगा थोड़ा सा वो भी देख लेंगे। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स और अमाउंट। अब ध्यान से देखो, मैंने बेटा सबसे पहले क्या करा, 100 बंडल पेपर के खरीदे, मेरे लिए एक्सपेंस है, कहाँ आएगा बेटा, डेबिट साइड में। मैंने यहां लिखा रॉ मटेरियल। कितने बंडल खरीदे हैं बेटा, 100 बंडल। कितने के आएंगे सर, 10,000 के। 100 बंडल खरीदे और एक बंडल अगर 100 रुपए का है बेटा तो कितने का हो गया, 10,000 का। बंडल लेके मैं आ गया, मैंने अपनी लेबर को बोला कि इस पे क्या करो, इससे भागवत गीता प्रोड्यूस करो। तो लेबर ने एफर्ट लगाए और उस पेपर से क्या प्रोड्यूस करा, भागवत गीता। तो लेबर अपने एफर्ट के बदले क्या लेगी, वेजेस। सपोज उसने भी कितने ले लिए, 10,000। अदर एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारे अदर एक्सपेंस लगे होंगे। मान लो बेटा वो लगे कितने, 5100 के। तो बेटा मेरी जेब से कितना पैसा लग चुका है, 25,100 रुपये। अब बेटा 25,100 रुपये लगाकर मैंने, देखो ध्यान से बेटा, 100 बंडल 10,000 में खरीदे, लेबर को बोला इससे क्या बनाओ, बुक प्रोड्यूस करो भागवत गीता। तो प्रोडक्शन के दौरान अदर एक्सपेंस 5100, लेबर चार्जेस 10,000। तो जब बेटा भागवत गीता बुक बन के आई मेरे पास 100 बुक्स, तो उन 100 बुक्स के ऊपर कितना पैसा लग चुका है, 25,100 रुपए बेटा। कितना लग चुका है, 25,100 रुपए बेटा। अब जब मेरे पास 100 बुक्स आई, लेबर ने दे के गई, तो बेटा मैंने उन बुक्स को चेक करा और मेरे को पहले ही पता है उसमें से कुछ बुक तो क्या बनेंगी, डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव कितनी बनी, मान लो बेटा 5 बुक। कितनी बनी, 5 बुक बेटा। आइए बेटा, चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल में चेंज कर रहा हूं बेटा। ये चेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, डेसिमल में ना जाए हम। लो बेटा यहां पर मैंने कर दिया कितना, 7100, और फिर इसका टोटल कितना हो जाएगा सर, 27,100। लो बेटा थोड़ा सा चेंज कराए। चलिए बेटा ध्यान से देखो, हमें रवि के लिए 100 बुक्स बनानी है। इस 100 बुक्स के लिए 100 बंडल खरीदे 10,000 में। लेबर ने जब इससे भागवत गीता प्रोड्यूस करी, अपने चार्जेस कितने ले लिए, 10,000, और अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर एक्सपेंस कितना, 7,100। टोटल कितना लग गया मेरी जेब से बेटा, 27,100। और जब बेटा मेरी लेबर मेरे को ये बुक्स दे के गई और मैंने इंस्पेक्शन करा, तो मुझे पहले से ही पता था कुछ बुक्स तो डिफेक्टिव होंगी ही होंगी, बनेंगी ही बनेंगी। और इंस्पेक्शन पे पता लगा बेटा डिफेक्टिव कितनी है, 10 बुक। अब मैंने अपनी लेबर को बुलाया और बोला ये 10 बुक डिफेक्टिव क्यों बनी। तो लेबर ने मुझे बताया कि सर हमने ना पूरा प्रिकॉशन लिया था, हमने पूरी कंट्रोलिंग करी थी, लेकिन चाह कर भी हम इस डिफेक्टिव यूनिट को प्रोड्यूस होने से रोक नहीं पाए। लेबर ने क्या बोला, हमने पूरा प्रिकॉशन लिया, पूरी कंट्रोलिंग करी, चाह कर भी इस लॉस यूनिट को प्रोड्यूस होने से रोक नहीं पाए। बेटा वो यूनिट जो डिफेक्टिव बनने से हम नहीं रोक सकते, वो कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब वो लॉसेस जिन्हें हम चाह कर भी कंट्रोल या अवॉइड नहीं कर सकते। लेबर कह रही है सर हम चाह कर भी इस लॉस को अवॉइड नहीं कर पाए, तो कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस। तो मैंने यहां लिख दिया बेटा ये मेरा हो गया नॉर्मल लॉस। अब ध्यान से देखो बेटा सारे, अगर आपको लास्ट क्लास का डायग्राम याद हो तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया था। इनपुट यहां से डाला था और आउटपुट यहां से आया था। तो इसी तरह से बेटा अगर मैंने इनपुट यहां लिखा
तो आउटपुट कहाँ दिखाऊंगा? दूसरी तरफ। एक तरफ से मटेरियल मशीन में डलता है और दूसरी तरफ से आउटपुट आता है बेटा। तो अगर आपने इनपुट यहां डाला है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली दूसरी साइड कहां आएगा? इस साइड आएगा बेटा। इसमें कोई डाउट? कई बच्चों को डाउट होता है कि सर आपने ये नॉर्मल लॉस यहां क्यों लिखा? तो बेटा वो मैंने आपको बता दिया, मशीन में एक तरफ इनपुट आता है और दूसरी तरफ से आउटपुट निकल जाता है। तो यहां से इनपुट डाला है तो सेकंड साइड से, दूसरी साइड से, दूसरे एंड से क्या होगा? आउटपुट आएगा। तो वो आउटपुट में से 100 में से 10 तो क्या है बेटा? डिफेक्टिव। अब आप यहां से देखो बेटा, गुड यूनिट कितना आ गया? 90। अब आप बताओ, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मेरे यहां पर बुक्स प्रोड्यूस होती है, बुक मैन्युफैक्चर होता है। तो बेटा मेरे पास ये जो डिफेक्टिव यूनिट बन के आ गई, अब मैं इस डिफेक्टिव यूनिट को अपने स्टोर में सजा के रखूंगा या स्क्रैप में बेचूंगा? स्क्रैप में बेचूंगा। तो मैंने क्या करा बेटा, इन डिफेक्टिव बुक्स को क्या करा? स्क्रैप में बेच दिया। और मान लो स्क्रैप से मुझे कितने मिल गए? 100 रुपए। कितने मिल गए? 100 रुपए। अब बेटा 27,000 100 रुपए मेरी जेब से लगे थे और स्क्रैप में बेच के कितना पैसा जेब में वापसी आ गया? 100 रुपए। तो बेटा इस 90 बुक्स के लिए मेरी जेब से आउटफ्लो कितना हुआ? मैं रवि से कितना लूंगा? 27,000 रुपए। मैं रवि से कितना लूंगा? 27,000 रुपए। अब रवि से लेने से पहले मैंने कॉस्ट निकाली कि मेरे को कॉस्ट, ये आउटपुट आप बताओ बेटा डिफेक्टिव यूनिट का है या गुड यूनिट का है? तो मैंने कॉस्ट निकाली, कॉस्ट पर गुड यूनिट। तो मेरे को 27,000 रुपए रवि से लेने हैं, बदले में कितनी बुक्स देनी है? 90। कितना आ गया? तो बेटा एक बुक की कॉस्ट कितनी है? 300 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? बस ट्रीटमेंट हो गया, आपको पता भी नहीं चला। देखो प्रोसेस अकाउंट बनाते समय नॉर्मल लॉस को बेटा हम कहां दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। तो नॉर्मल लॉस यूनिट में जो इसकी आपकी नॉर्मल लॉस की यूनिट है, प्रोसेस अकाउंट में क्या होगी? क्रेडिटेड। और अमाउंट कॉलम में ये क्या दिखाया था? स्क्रैप वैल्यू। याद आ रहा है? अभी स्क्रैप में बेचा था। तो बेटा नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है? प्रोसेस अकाउंट के अंदर नॉर्मल लॉस यूनिट क्या होगी? क्रेडिट। और अमाउंट कॉलम में क्या दिखाएंगे उसका? स्क्रैप वैल्यू। यहां तक समझ में आया? लिखिए। लिखिए बेटा, नॉर्मल लॉस यूनिट are credited in process account. Normal loss unit are credited in process account and its scrap value are shown in amount column. And its scrap value are shown in amount column. अंडरलाइन कर लो, हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर लो बेटा। क्या दिखाते हैं? स्क्रैप वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? देखो रवि के एग्जाम्पल से अपने आप ट्रीटमेंट निकल कर आ गया। नॉर्मल लॉस का क्या करा बेटा मैंने? इसके लिए नॉर्मल लॉस यूनिट को क्या करा मैंने? प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिटेड। और क्या दिखाया मैंने? स्क्रैप वैल्यू। क्यों लेते हैं स्क्रैप वैल्यू? समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ये कॉस्ट पर गुड यूनिट निकालने का फॉर्मूला कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, कॉस्ट पर गुड यूनिट, कॉस्ट पर गुड यूनिट निकालने का बेटा फॉर्मूला सारे बच्चे यहां देखेंगे। पहले बेटा ये जो हमने निकाला है 300, ये कैसे आया था? सर हमने 27,000 को डिवाइड करा किससे? 90 से। 27,000 को डिवाइड करा। पहले ये सोचो ये 27,000 आएगा कैसे? सर ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू क्या करेंगे? माइनस।
तो ये आ गया बेटा मेरा टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय, डिवाइड कितने से कराएं? 90 से। अब देखो बेटा, हमने अपने प्रोसेस में इनपुट कितना डाला? 100 यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस कितना है? 100। इसमें से नॉर्मल लॉस यूनिट क्या कर दो? माइनस, तो ऑटोमेटिकली ये 90 आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। तो ये हमने लिखा नंबर ऑफ यूनिट्स, number of unit introduced in process minus number of unit introduced in process minus normal loss unit, minus normal loss unit। ये फार्मूला हमारा ड्राइव हो गया और सारे बच्चे इस फार्मूले को रट्टा लगाते हैं। बेटा आपको रटने की जरूरत नहीं है, सारी बुक्स के अंदर दिया हुआ है। कॉस्ट पर गुड यूनिट निकालने का फार्मूला टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। किसी बच्चे से पूछो क्या है ये फार्मूला, कह रहा फार्मूला याद कर लिया। बेटा हमें याद नहीं करना, समझना है, क्योंकि आफ्टर ऑल बेटा आपसे बड़ा कॉस्टिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं होगा। तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग क्या रखनी है? कॉस्टिंग बेटा, तभी तो कॉस्ट अकाउंटेंट की वैल्यू मिलेगी। अगर रट के करोगे तो बेटा मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको मार्केट में बहुत सारे सीएमए मिलेंगे, ऐसा सीएमए भी मिलेगा जो आज भी लाइफ में 50-55 हज़ार की जॉब कर रहा है, और एक वो सीएमए भी मिलेगा जो 4.5 लाख रुपए पर मंथ ले रहा है। दोनों सीएमए हैं, दोनों एक ही इंस्टीट्यूट का प्रोडक्ट है। डिफरेंस क्या है? नॉलेज। अगर आपने रट्टा मार के किसी तरीके से क्रैक कर लिया, नॉलेज नहीं है, तो बेटा पैसा आपको कमाने का मौका नहीं मिलेगा। कंपनी बोल रही है कॉस्ट निकालो, कॉस्ट निकालनी नहीं आती। जितना रटा हुआ ज्ञान था उतना ही अप्लाई कर रहे हो, बाकी चीजों पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो कंपनी आपको कभी भी जॉब पे ना तो रखेगी भी तो ज्यादा कोई हायर अमाउंट ऑफ सैलरी पे नहीं करेगी। तो बेटा अगर अपना अच्छा करियर चाहते हो तो बेटा आपको कॉस्टिंग बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? आइए, अगर बेटा मुझे यहां से निकालना हो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो कैसे निकालेंगे? सर नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट को, आउटपुट का मतलब गुड यूनिट होता है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? कॉस्ट पर गुड यूनिट से। आप करके देखो बेटा, हमने रवि को कितना दिया? 90 यूनिट्स, आउटपुट कितना है? 90, और बेटा कॉस्ट कितनी आई है मुझे? 300 रुपये। तो चेक करो ये 27,000 ये अमाउंट निकल कर आया या नहीं आया? तो अगर मुझे आउटपुट की वैल्यू निकालनी है तो फार्मूला क्या बन रहा है? जो मेरा नंबर ऑफ यूनिट है, आउटपुट यूनिट, उसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? कॉस्ट पर गुड यूनिट से। तो लीजिए आपके पास एक और फार्मूला आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बेटा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। अब बेटा आगे क्या कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं? नॉर्मल लॉस खत्म हो गया, अब आगे की कहानी जरा ध्यान से सुने। बेटा रवि का एक दोस्त है, कहाँ गया रवि? दोस्त कौन है तेरा? नाम बता जो तेरा खास हो। वो बैठा एक पीछे, वो देख, सुमन आदित्य। हाँ, अब बेटा रवि का दोस्त है कौन? सुमन आदित्य। दोनों की एज मान लो आज 21 ईयर है, दोनों साथ साथ फाउंडेशन से पढ़ रहे थे, साथ साथ इंटर क्वालिफाइड करा और साथ साथ सेम कंपनी में जॉब ज्वाइन करी। बेटा आपसे मेरा क्वेश्चन, एक कंपनी के अंदर एक ही सीएमए होता है या मल्टीपल होते हैं? मल्टीपल सीएमए। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कम से कम भी 5, 7, 10 कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। तो ये दोनों ने, रवि और सुमन आदित्य ने क्या करा? सेम टाइम पे सीएमए क्वालिफाई करा और किस्मत से सेम कंपनी में इनको ज्वाइनिंग मिल गई। तो अगर बेटा सेम कंपनी में दोनों काम कर रहे हैं तो 30 साल में अगर रवि ने 5 करोड़ कमाया तो बेटा सुमन आदित्य भी कितना कमाएगा? 5 करोड़।
उसने भी 5 करोड़ कमा लिए। अब रवि के साथ जो जो बातें हुई, अंतरात्मा ने आके इसको जगाया था, सारी बातें इसने किसको बताई? सुमन आदित्य को। कब का फ्रेंड है? आज से 34 साल पहले का। तो अभी तक 34 साल से दोस्ती निभा रहे हैं रवि और सुमन आदित्य। तो रवि ने सारी बात बताई सुमन आदित्य को कि यार कल मेरे सपने में अंतरात्मा आई, उसने मुझे बोला लाइफ का कितना समय बचा है? 15 साल, और भगवान से जो जो मांगा हमें मिला है। अब हमारे को भगवान का क्या करना चाहिए? शुक्रिया करना चाहिए, नेक कार्य करने चाहिए। और नेक कार्य जब मैंने अंतरात्मा से पूछा तो वो गायब हो गई। मैं परेशान होकर सुबह मंदिर गया और वहां पे जाके मुझे क्लू मिल गया कि भागवत गीता प्रिंट कराकर डोनेट करने से क्या होता है? नेक कार्य होते हैं। तो इसने कहा मैंने तो नेक कार्य शुरू कर दिए। मैंने अजय सर से क्या करा? कांटेक्ट करा, और अजय सर ने मेरे को एक बुक कितने में बना के दी है? 300 रुपए में। और कितनी दी है? 90 बुक्स दी हैं। तो मैंने आज से नेक कार्य शुरू कर दिए, क्योंकि लाइफ में अब 15 साल ही बचे हुए हैं। अब बेटा सारी बातें सुनकर सुमन आदित्य के अंदर सोया हुआ इंसान भी जाग गया, क्योंकि इसकी एज भी कितनी हो गई है? 55 साल। एवरेज इसके पास भी कितना समय है? 15 साल। अब सारी बातें सुनकर बेटा इसका अंदर सोया हुआ इंसान जाग गया, और इसने भी डिसाइड कर लिया मैं भी क्या करूंगा? नेक कार्य करूंगा। मैं भी अजय सर से भागवत गीता प्रिंट कराकर इस्कॉन टेम्पल में क्या करूंगा? डोनेट करूंगा। अब रवि ने इसको बताया था, जब ये दोनों कहाँ मिले? ऑफिस में। अब ऑफिस टाइम खत्म हुआ, 6 बज गए, रवि का कॉल मेरे पास आया। अब जब 6 बजे के बाद रवि का कॉल आया तो मेरी लेबर भी जा चुकी थी। मैं ऑफिस में बैठा हुआ कुछ अकाउंट्स टैली कर रहा था, कितने खर्चे हुए इसका। सुमन आदित्य का मेरे पास कॉल आया, और सुमन आदित्य ने 6 बजे के बाद मुझे कॉल करा। लेबर जा चुकी थी, मैं ऑफिस में बैठा हुआ अकाउंट्स का कुछ वर्क कर रहा था। सुमन आदित्य ने मुझे फोन किया, मैंने उठाया। सुमन आदित्य ने सारी बात बताई कि मेरे को सर रवि ने सारी बातें बता दी हैं। तो मेरा अंदर सोया हुआ इंसान भी जाग गया है। मैं भी सर क्या करना चाहता हूँ? भागवत गीता डोनेट करना चाहता हूँ। तो प्लीज आप मेरे लिए 90 बुक्स क्या कीजिए? बना दीजिए। और आपने सर रवि को कितने में दी थी एक बुक? सर मैं भी आपको 300 रुपए के हिसाब से बुक दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने प्रॉमिस कर दिया सुमन आदित्य को कि मैं इसके लिए क्या करूंगा बेटा? 90 बुक्स बनाऊंगा। मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं इसके लिए कितनी बनाऊंगा? 90 बुक्स। अब समय कितना हो रहा था? 6 बजे के बाद मेरी लेबर जा चुकी थी। मैं ऑफिस में बैठा था, तो मैंने बैठे बैठे ही क्या करा बेटा? एक प्रोसेस अकाउंट ओपन कर दिया। प्रोसेस अकाउंट ओपन कर दिया कि अगर मैं सुमन आदित्य के लिए दोबारा से बुक बनाता हूं 90 बुक्स, तो बेटा मुझे 90 बुक्स बनाने के लिए, 90 बुक्स इसको देने के लिए कितनी प्रोडक्शन करना पड़ेगा? 100 बुक्स का। और 100 बुक्स के लिए मेरे को बंडल कितने चाहिए? 100 बंडल। अभी खरीदे थे रवि के लिए कितने में? 10,000 में। तो पहले से ही पता है दोबारा से 100 बंडल खरीदेंगे तो कॉस्ट कितनी लगेगी? 10,000। तो मैंने एक प्रोसेस अकाउंट बना दिया। मैंने कुछ प्रोसेस अकाउंट बना दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना? 100 बुक्स खरीदी कितने में बेटा? 10,000 में। अब मुझे पहले ही पता है लेबर को जब मैं बोलूंगा भागवत गीता प्रिंट करो तो चार्जेस कितने लेगी? अदर एक्सपेंस कितने आएंगे? टोटल खर्चा। और पहले से ही पता है जब लेबर बनाकर देगी 100 बुक तो उसमें डिफेक्टिव कितनी होगी? 10 बुक। वो कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस। और उसको 10 बुक जो डिफेक्टिव बनी है उसको स्क्रैप में बेच देंगे। कितने में? 100 रुपए में। 2 बातें बेटा, 2 बातें ध्यान से सुनो। क्या बेटा मैंने सुमन आदित्य के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करा दिया? नो। मैंने सिर्फ अभी एस्टिमेट लगाया कि रॉ मटेरियल कितने का लगेगा? 10,000 का। लेबर चार्जेस कितना लेगी? अदर एक्सपेंस। जब 100 बुक्स आएगी मैं चेक करूंगा तो पहले से ही एस्टिमेट लगा रहा हूं डिफेक्टिव कितनी बनेगी? 10 बुक। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल लॉस है ये क्या होता है बेटा? एस्टिमेटेड। नॉर्मल लॉस का दूसरा नाम क्या है?
एस्टिमेटेड लॉस। ध्यान से और नाम देखो। मैं ऐसे भी क्या कर सकता हूं बेटा कि जब मेरे को सुमन आदित्य ने कॉल करा तो मेरे को पहले से ही एक्सपेक्टेशन है कि 100 में से 10 बुक तो डिफेक्टिव बनेगी, तो एक्सपेक्टेड लॉस भी कह सकते हैं इसको हम। पहले से ही एक्सपेक्टेड है कि 10 बुक तो डिफेक्टिव बनेगी। या फिर ये वो लॉस है जो मैंने प्रोडक्शन से पहले ही डिटरमाइन कर लिया, तो इसका एक और नाम है बेटा प्री डिटरमाइंड लॉस। प्री डिटरमाइंड लॉस। तो नॉर्मल लॉस के बेटा कुछ और नाम भी हैं, तो उसको यहां नोट बनाकर लिखेंगे। नोट एग्जाम में बेटा बदल बदल के नाम से आता है, कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल लॉस बोले, एस्टिमेटेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस या प्री डिटरमाइंड लॉस, बात तो एक ही है बेटा। नोट, नॉर्मल लॉस is also called as expected loss, comma estimated loss and predetermined loss. Predetermined loss. तो नॉर्मल लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड लॉस, एस्टिमेटेड लॉस और प्रीडिटरमाइंड लॉस। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात बेटा, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ नहीं, डिफेक्टिव यूनिट बनी नहीं, हमने यहां फिगर लिख दी ये मानते हुए कि डिफेक्टिव यूनिट 100 रुपए में सेल हो जाएगी। बेटा ये जो वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू, ये वो है जो हम कह रहे हैं कि हमारे को ये 10 बुक बेचने पर क्या होगा, 100 रुपए मिलेंगे। तो बेटा ये हमें कब मिलेगा, बेचने पर। ये बेचने पर मिलेगी बेटा हमारे को। क्या हमने बेच दिया, नहीं। तो याद रखना बेटा, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग के इसी चैप्टर के, तो ये जो स्क्रैप वैल्यू होगी ये वो वैल्यू है जो हमें जब डिफेक्टिव यूनिट बेचेंगे उस टाइम पे हमें रिसीव होगी। अभी रिसीव्ड नहीं हुई है, इट मींस अभी तक नॉर्मल लॉस हमने बेचा नहीं है। अब ये बेचने के लिए बेटा यहां से क्या होगा, दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगी। वहां पर जाकर हम डिफेक्टिव यूनिट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहां पे तो हमने सेल नहीं करा, सिर्फ एस्टिमेट कर लिया कि 10 यूनिट डिफेक्टिव बनेगी, उसको 100 रुपए में हम बेच देंगे, 100 रुपए में बेच देंगे। बेचा नहीं है, बेचने के लिए इसको क्या करेंगे, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। याद रहेगी ये बात? यस सर। अब ध्यान से देखो बेटा, सुमन आदित्य का फोन आया 6 बजे के बाद, मेरी लेबर जा चुकी थी। मैंने इसका ऑर्डर लिया और अपने ऑफिस में बैठे बैठे अकाउंट बना दिया कि कल जब लेबर काम करेगी तो 100 बुक बनाएगी, खर्चा होगा 27,100 रुपए का, 10 यूनिट डिफेक्टिव बनेगी, उसको 100 रुपए में बेच दूंगा। अब मैं इतना अकाउंट बनाकर चला गया। अगले दिन मैं ऑफिस में आया, मैंने लेबर को बोला क्या करूं, 100 यूनिट भागवत गीता की प्रोड्यूस करूं। अब मेरी लेबर ने जैसे ही सुना 100 यूनिट भागवत गीता की प्रोड्यूस करनी है, वो बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई। उसको लगा कल ही तो हमने प्रोडक्शन कराए, कल जब कर रहे थे तो लाइफ में पहली बार हुआ था मेरे यहां पर भागवत गीता का प्रोडक्शन। और लेबर ने कहा अब तो क्या हो रहा है, सेकंड टाइम। अब हमने लास्ट यानी कल 100 बुक्स बनाई थी, सेम वर्क दोबारा करना है, अब तो हम इस काम को बहुत आसानी से कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई, अब तो हम बहुत आसानी से जल्दी जल्दी वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। बेटा जब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हम काम करते हैं तो लॉस ज्यादा होता है कम होता है, ज्यादा होता है। तो मेरी लेबर ने भी क्या करा बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर प्रोडक्शन करा, और प्रोडक्शन करने के बाद जब मैंने इंस्पेक्शन करा तो पता लगा यहां से बेटा आउटपुट गुड यूनिट जो निकली है वो कितनी है, 80। गुड कितनी निकली, 80। तो इसका मतलब बेटा एक्चुअल में डिफेक्टिव कितना बना, और एक्चुअल डिफेक्टिव वेस्टेज मेरे लिए क्या है, लॉस। तो मेरे लिए 20 बुक का 20 यूनिट का क्या हो गया बेटा, लॉस। अब इस 20 में से बेटा
10 तो मुझे पहले ही पता थी कि ये तो 10 डिफेक्टिव बनेगी ही बनेंगी, और ये कौन सा लॉस था? अब ये जो बाकी 10 बच गया, ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्यों? ध्यान से देखो, अगर बेटा मेरी लेबर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आती, पूरा प्रिकॉशन के साथ काम करती, तो बेटा इस लॉस को होने से रोका जा सकता था। तो बेटा वो सारे लॉसेस जिनको होने से रोका जा सकता है या जिनसे बचकर निकला जा सकता है, वो सारे लॉसेस क्या हैं? एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब वो सारे लॉसेस जिनको कंट्रोल और अवॉइड किया जा सकता है, वो सारे लॉसेस क्या हैं? एबनॉर्मल लॉस। तो बेटा यहां से 10 यूनिट मेरे लिए क्या बन गई? एबनॉर्मल लॉस। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? तो बेटा यहां पर पिक्चर में एंट्री हो गई किसकी? तो यहां पर हेडिंग लगाओ बेटा, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस लिखो। एबनॉर्मल लॉस मीन्स those losses which can be controlled or avoided. Abnormal loss means those losses which can be controlled or avoided. Following are the example of abnormal losses. First, loss due to wrong machine setting up. Second, loss due to faulty management. Loss due to faulty management. चलिए 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। हो गया नोट डाउन? पहले बताओ बेटा इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत? ये हमने एग्जाम्पल लिया बेटा किसके लिए? आदित्य या सुमन आदित्य के लिए बेटा। अब ध्यान रखना सुमन आदित्य वाला एग्जाम्पल, क्योंकि अभी हमें घूमकर इसी एग्जाम्पल पे वापस आना है। जरा हम पहले डिस्कस कर ले बेटा, ये जो लॉस है ये एबनॉर्मल लॉस क्यों है? एबनॉर्मल लॉस का मीनिंग क्या बताया बेटा मैंने? वो सारे लॉसेस जिनको कंट्रोल या अवॉइड किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरे यहां पे मान लो शर्ट मैन्युफैक्चर होती है, मेरे यहां पे शर्ट मैन्युफैक्चर होती है। अब आपने देखा होगा जो शर्ट है ना बेटा, वो डिफरेंट साइज की होती है, कोई 38, 40, 42, 44 और भी डिफरेंट साइज की आती है। तो आप मुझे बताओ बेटा, जब शर्ट बनती है तो पहले कपड़े को काटा जाता है, देन सिलाई होती है। तो बेटा आप मुझे बताओ, डिफरेंट साइज की मेरे यहां शर्ट बनती है, तो उस साइज को बनाने के लिए कपड़ा को काटना पड़ेगा। क्या मेरे पास कटिंग मशीन अलग अलग होगी सब साइज के लिए, या सबके लिए एक ही होगी? कॉमन एक ही होगी। सिलाई मशीन भी एक ही होगी। चलो हम बात करें कटिंग मशीन की। कटिंग मशीन एक ही होती है, जिस साइज का कपड़ा काटना है उस साइज के अकॉर्डिंग मशीन को सेट किया जाता है। अब मेरे पास एक कस्टमर आया और बोला कि सर मेरे को ना 42 साइज की 500 शर्ट चाहिए, 42 साइज की 500 शर्ट चाहिए। अब वो मुझे ऑर्डर देके चला गया। मैंने अपनी लेबर को बोला कि 42 साइज की क्या करो, 500 शर्ट बनाओ। अब मेरी लेबर ने बेटा जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, मशीन गलती से 42 की जगह 40 पे सेट हो गई। अब सारा जो कपड़ा कट गया वो 42 की जगह किस पे कटा? 40 पे। शर्ट तैयार हो गई, सिलाई के बाद स्टिचिंग के बाद तैयार हो गई।
कस्टमर को दी, उसने मेजरमेंट करा, कह रहा सर ये तो साइज क्या है, छोटा है, मैंने तो आपको 42 बोली थी, ये कितनी है 40, क्या कस्टमर लेगा, नहीं, मेरे लिए क्या हो गया सारा लॉस। ये लॉस जो हुआ, मेरी लेबर अगर प्रिकॉशन लेती तो इस लॉस को होने से रोका जा सकता था। तो ये वो लॉस बेटा जिसको होने से रोका जा सकता है, वो कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। तो जो लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू रॉन्ग मशीन सेटिंग अप, वो क्या है बेटा, एबनॉर्मल लॉस है। सेकंड, लॉस ड्यू टू फॉल्टी मैनेजमेंट। अब इसको ध्यान से समझना बेटा, मेरे यहां पे बेटा 2 वर्कर हैं, नाम तो आप जानते ही हो, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल श्यामलाल, बेटा रामलाल जो है ना शर्ट बनाने में एक्सपर्ट है और श्यामलाल जींस बनाने में एक्सपर्ट है। रामलाल एक्सपर्ट है किसमें, शर्ट में, और श्यामलाल जींस बनाने में। अब बेटा मेरी कंपनी के अंदर एक नया मैनेजर आया और उसने पूछा नहीं रामलाल से कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। अगर रामलाल से पूछता तो वो बता देता कि मैं किस में एक्सपर्ट हूं, शर्ट में। श्यामलाल बताता मैं किस में एक्सपर्ट हूं, जींस में। अब नया मैनेजर आया एक सीएम में, उसने कहा मैं ये डायरेक्ट लेबर 10वीं पास फेल से बात करूंगा, उसने बात ही नहीं करी। वो सीएम में के एटीट्यूड में रहा और बोला मैं तो बात नहीं करूंगा, इस डायरेक्ट लेबर से, ये जो कपड़ा काट रही है सिल रही है, इससे मैं बात करूं, मेरे यहाँ नाम क्या लगा है, सीएम में। उसने अपने एटीट्यूड में बात नहीं करी। उसने क्या करा, गलती से ऑर्डर दे दिया रामलाल को, आप जींस बनाओ, श्यामलाल को बोला आप क्या बनाओ, शर्ट बनाओ। अब बेटा जब रामलाल जो जिसके पास एक्सपर्टीज है शर्ट बनाने की, वो जींस बनाएगा, तो आप बताओ नंबर ऑफ जींस गुड प्रोड्यूस होंगी या डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। ऐसे ही जब श्यामलाल शर्ट बनाएगा तो शर्ट क्या होगी, ज्यादा डिफेक्टिव बनेगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट है किसमें, जींस बनाने में। तो जब रामलाल ने जींस बनाई, डिफेक्टिव ज्यादा बनी, लॉस हुआ। श्यामलाल ने शर्ट बनाया, डिफेक्टिव ज्यादा बना, लॉस हुआ। ये जो लॉस है बेटा, क्या इस लॉस को होने से रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था, रोका जा सकता था। तो ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। अगर मेरा मैनेजमेंट प्रिकॉशन लेता और लेबर से बातचीत कर लेता तो शायद इस लॉस को होने से रोका जा सकता था। तो बेटा वो सारे लॉसेस जिनको होने से रोका जा सकता है, वो कौन से लॉस हैं, एबनॉर्मल लॉस हैं। तो लॉस जो हुआ ड्यू टू फॉल्टी मैनेजमेंट की गलती की वजह से, वो भी कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट लिखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। आइए बेटा जरा यहां पर बेटा हमने सुमन आदित्य का एग्जाम्पल लिया था, और इस केस में देखो बेटा हमारा एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस यूनिट भी प्रोसेस अकाउंट में बेटा डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट। तो लिखो बेटा, जितना ट्रीटमेंट पढ़ लिया उतना तो लिख ही दे। लिखिए बेटा, एबनॉर्मल लॉस यूनिट are credited, abnormal loss unit are credited in process account. एंड, बस एंड लिख के रुक जाएंगे, बेटा। एबनॉर्मल लॉस यूनिट आर क्रेडिटेड इन प्रोसेस अकाउंट एंड। अब ध्यान से देखो बेटा, अब हम वापस आ रहे हैं अपने इस एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल था बेटा जब सुमन आदित्य ने मुझे बोला कि सर मेरे लिए बुक्स बना दो। मैंने लेबर को बोला, लेबर ने ओवर कॉन्फिडेंस में काम करा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक्चुअल में डिफेक्टिव कितना बन गया, 20 बुक। इसमें से 10 क्या थी, नॉर्मल, 10 क्या है, एबनॉर्मल। अब आउटपुट आया कितना, 80।
अब मैंने सुमन आदित्य को कॉल करा और बोला आपके लिए जो बुक बनी है वो कितनी बनी है, 80 रुपीज। अब आप बताओ ये मुझे कितने पैसे देगा? सर 80 के देगा। इसने पहले ही बोला था सर आपने रवि को एक बुक कितने में दिया है, 300 में। तो आप मुझे 80 बुक दे रहे हो, ये मुझे कितना देगा, 24,000। जबकि मेरा लगा कितना है, 27,000, क्योंकि स्क्रैप में बेच के तो कितना मिलेगा, 100 रुपए। अब ये मुझे यहाँ पर 3,000 रुपए मैं इससे कह रहा हूँ भाई वो तो लेबर ने क्या करा है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके काम करा, थोड़ा बहुत लॉस हो गया, आप पे कर दो। क्या सुमन आदित्य पे करेगा? ये कहेगा सर आपकी लेबर से ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो जब आपकी लेबर ने लॉस करा है तो उसकी पेनल्टी मैं क्यों बियर करूं? इसकी पेनल्टी सर लेबर है आपकी, तो इसकी पेनल्टी या तो आप बियर करो या आपकी लेबर, मैं तो बियर नहीं करूंगा। इसने मना कर दिया। अब बियर कौन करेगा, मैं या फिर लेबर? अब बताओ कौन बियर करे? क्यों, मैं पैसे वाला दिख रहा हूं? गलती लेबर ने करी, भुगतान मैं करूं। बेटा अगर मैंने लेबर पे पेनल्टी लगाई तो लेबर चैप्टर में बताया था लेबर छोड़कर चली जाएगी, तो बेटा मेरा प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन बंद ना हो तो मजबूरी में बेटा ये लॉस मुझे बियर करना पड़ेगा। मुझे लॉस हो गया बेटा कितने का, 3,000 का। वो तो बेचने पे मिलेंगे, पहले तो लॉस कितना हुआ वो निकालूंगा ना। अब बेचकर 100 मिलेगा, 50 मिलेगा, वो तो बात की बात है। अभी तो मैंने लॉस देखा कि ये जो डिफेक्टिव बनाया ये कितने की पड़ गई मुझे। अगर यही गुड बनती तो सुमन आदित्य कितना देता इसके बदले, 10 बुक के बदले 3,000 देता ना। इससे 3,000 नहीं मिला तो मुझे 3,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया बेटा। मेरे पास इनकम आनी थी, पैसा बैड डेट हो गया। बैड डेट क्या होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है। तो लॉस पूरे अमाउंट का दिखाते हैं या कम का, पूरे अमाउंट का बेटा। तो मुझे यहां लॉस हुआ बेटा कितने का, 3,000 रुपए का। मेरा आपसे क्वेश्चन बेटा, यहां मैंने लिखा है बेटा 3,000, क्या ये स्क्रैप वैल्यू है या इसकी कॉस्ट है, वह खुद की ओरिजिनल वैल्यू है? इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, इसकी कॉस्ट है, क्योंकि बेटा एक बुक मुझे कितने की पड़ी, 300 रुपए की। 10 बुक जो उसने नहीं ली उसका कॉस्ट मुझे बियर करना पड़ गया। तो ये बेटा स्क्रैप वैल्यू नहीं है, इसकी कॉस्ट या फिर इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। बोलो यस और नो। तो बेटा अमाउंट कॉलम में मैंने क्या दिखाया, लिखो बेटा यहां पे, एंड इट्स कॉस्ट ऑब्लिक वैल्यू आर शोन इन अमाउंट कॉलम। तो बेटा एबनॉर्मल लॉस यूनिट क्या होती है, क्रेडिटेड इन प्रोसेस अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में उसका क्या दिखाएंगे, उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू। तो यहां पे बेटा हाईलाइट या अंडरलाइन कर लेना कॉस्ट या फिर वैल्यू को। और जबकि नॉर्मल लॉस के केस में क्या दिखाते हैं बेटा हम, स्क्रैप वैल्यू। देखो बेटा ध्यान से सारे बच्चे, नॉर्मल लॉस हो एबनॉर्मल लॉस हो, दोनों की यूनिट प्रोसेस अकाउंट में क्या हुई है, क्रेडिट। फर्क क्या है, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू दिखाना है, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट दिखानी है, वैल्यू दिखानी है। समझ में आया बेटा? बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? आइए बेटा अब ध्यान से देखना, पीछे वाले बच्चे। अब देखो मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूं, यहां देखो बेटा सारे बच्चे इस एग्जांपल पे। बेटा मेरा एबनॉर्मल लॉस अराइज कब हुआ, जब मेरा एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो नॉर्मल लॉस कितना है 10, एक्चुअल लॉस 20। तो जब एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा होगा तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो क्या बनेगा, एबनॉर्मल लॉस। तो याद रखना एबनॉर्मल लॉस अराइज कब होता है, जब एक्चुअल लॉस आर मोर देन नॉर्मल लॉस। समझ में आया? लिखिए इस बात को भी बेटा, नोट। नोट, abnormal loss
arise when actual loss units are more than normal loss unit. The difference between actual loss unit and normal loss unit are called as abnormal loss unit. Abnormal loss unit. Abnormal loss arise when actual loss unit are more than normal loss unit. The difference between actual loss unit and normal loss unit are called as abnormal loss unit. तो abnormal loss unit कैसे निकाला? एक्चुअल लॉस और नॉर्मल लॉस का जो डिफरेंस है वही क्या बनेगा? एबनॉर्मल लॉस यूनिट. बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? हाँ जी, करें आगे स्टार्ट बेटा, कंटिन्यू में आइए बेटा. आइए बेटा, अब देखो सुमन आदित्य का फ्रेंड है बेटा हमारा सुंदरम. अब सुंदरम भी इनके साथ पढ़ रहा है. सेम एज में 4 साल में सीएम में सुंदरम ने भी करी और किस्मत से ये तीनों लोग एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं. तो रवि और सुमन के साथ साथ सुंदरम ने भी कितना पैसा कमा लिया? 5 करोड़. अब रवि और सुमन ने बात बताई किसको? सुंदरम को कि भाई रवि के साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ है और हम दोनों ने क्या करा है? नेक कार्य करने शुरू कर दिए हैं. तो इसने पूछा भाई कौन सा नेक कार्य करा तुमने? तो इन्होंने बताया कि हमने अजय सर से भागवत गीता बुक प्रिंट कराकर इस्कॉन टेम्पल के अंदर डोनेट कर दी. अब ये भी 55 साल का हो चुका है, 15 साल इसके भी बचे हुए हैं. तो इसको भी मन में आया, सोया हुआ इंसान जाग गया कि मुझे भी क्या करना चाहिए बेटा? नेक कार्य. इसने कहा मैं भी सर को फोन करके बोलता हूं मेरे लिए भी क्या करो, बुक प्रिंट कर दो. और ये भी बता दिया दोनों ने कि हमारे को सर ने पर बुक कितने में दी है? 300 रुपए में. इसको 90 मिली, मुझे 80 मिली. तो यानी नंबर ऑफ बुक्स कितनी मिलेंगी ये श्योर नहीं है, बट कॉस्ट श्योर है. कितने में मिलेगी? 300 रुपए में. अब सुंदरम ने भी ऑफिस खत्म होने के बाद मुझे क्या करा? फोन करा. मेरी भी लेबर जा चुकी थी, मैं ऑफिस में आज के सारे खर्चे रिकॉर्ड कर रहा था, बैठ के अकाउंटिंग कर रहा था. तो सुंदरम ने मुझे कॉल करा और बोला सर मेरे लिए भी क्या करो, भागवत गीता प्रिंट कर दो. और सर आप एक बारी में 100 बुक्स का लॉट बनाते हो, मुझे पता है जितना गुड्स प्रोड्यूस होगा सारा ले लूंगा. कितने के हिसाब से? 300 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आपने रवि और सुमन को कितने में दिया है? 300 रुपए में. तो मैंने कहा ठीक है मैं तेरे लिए भी क्या करूंगा, प्रोडक्शन कर दूंगा. अब बेटा जरा ध्यान से सुनना. जब बेटा हमारे सुमन आदित्य के केस में मेरी लेबर ने क्या करा था बेटा? यहां पर एक्चुअल में डिफेक्टिव कितनी बना दी थी? कितनी बनाई थी? 20 यूनिट बेटा, 20. जबकि बननी कितनी चाहिए थी? 10. तो जब मैंने सुमन आदित्य को 80 बुक दी, इसने मुझे कितना पैसा दिया? 24,000. 3,000 का मुझे लॉस बियर करा मैंने. तो क्या बेटा मैं अपनी लेबर को डांटूंगा नहीं कि भाई तेरी गलती से तूने ओवर कॉन्फिडेंस में प्रोडक्शन करा, लॉस हो गया. तो बेटा आगे से अपने ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना. अब बेटा मैंने भावुक होके इमोशनल में थोड़ा सा ज्यादा डांट दिया. अब लेबर सुन के चली गई और पीछे से मेरे पास कॉल किसका आ गया? सुंदरम का. सुंदरम बोला कि सर मेरे लिए भी क्या करो, बुक बना दो. अब मैं ऑफिस में बैठा था तो मैंने यहीं पर ही बेटा क्या करा, एक प्रोसेस अकाउंट ओपन करा. प्रोसेस अकाउंट और लिख दिया रॉ मटेरियल बेटा कितने लगेगा? 100 बंडल कितने के आएंगे? 10,000 के. साथ साथ लेबर कितना चार्जेस लेगी? अदर एक्सपेंस टोटल खर्चा. और अब मेरे को लग रहा था मैंने लेबर को डांट दिया है
तो कल लेबर सुधर के यानी ओवर कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करेगी, तो जब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर काम नहीं करेगी तो बेटा फिर डिफेक्टिव कितना बनेगा 10। तो मैंने यहां लिख दिया नॉर्मल लॉस कितना 10, और ये भी लिख दिया कितने में बेच देंगे 100 रुपए में। मैंने इतना अकाउंट बनाया, चला गया। अगले दिन ऑफिस में आया, लेबर ही नहीं आई। कल ज्यादा डांट दिया था, अब लेबर चली गई छोड़ के। अब मैंने सुंदरम को फोन करा, मैंने कहा भाई 2-4 दिन तो लगेंगे, लेबर क्या कर गई है, धोखा दे गई, छोड़कर चली गई। कह रहा कोई बात नहीं सर, 15 साल का समय मिला हुआ मुझे, आराम से कर दो। मैंने कहा ठीक है। अब 2-4 दिन में बेटा मैं नई लेबर ढूंढ के लाया और प्रोडक्शन क्या कराया स्टार्ट। अब आप मुझे बताओ बेटा, जो लेबर छोड़कर गई और उसकी जगह पर नई लेबर आई, क्या दोनों का एफिशिएंसी लेवल, स्किल लेवल सेम होगा? नहीं। जब दोनों का एफिशिएंसी लेवल अलग होगा तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन भी क्या होगा, अलग होगा। अब बेटा मेरी नई लेबर आई और मैंने उससे बोला भागवत गीता बुक प्रिंट करनी है। उसने बुक प्रिंट करी और मैंने बाद में इंस्पेक्शन करा कि कितनी डिफेक्टिव बनी है। तो इंस्पेक्शन करने पता लगा गुड यूनिट आउटपुट कितना आ गया 98 बुक्स का। यानी उसने डिफेक्टिव कितनी बनाई 2, यानी वो पुरानी लेबर से ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा स्किल्ड है बेटा। तो हम हाँ बेटा अब ध्यान से देखो, हमारी नई लेबर ने आउटपुट कितना बनाया 98। अब ध्यान से देखो बेटा 98 और 10 इधर का टोटल कितना हो गया, तो इधर मुझे 8 बढ़ाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं तो सोच रहा था कि 10 यूनिट क्या बनेगी नॉर्मल लॉस यानी डिफेक्टिव बनेगी, बट इसमें से डिफेक्टिव बनी कितनी, और वो 8 यूनिट जो मैं सोच रहा था डिफेक्टिव बनेगी डिफेक्टिव बनेगी डिफेक्टिव बनेगी, बनने के बाद पता लगा क्या बन गई गुड यूनिट। तो बेटा बनने के बाद जो पता लगा गुड बन गई, वो मेरे लिए क्या है एबनॉर्मल गेन। अब ध्यान से सुनना, एक बच्चे ने सीएम में इंटर के पेपर दिए और वो उम्मीद लगा के बैठा था कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा। उम्मीद थी पहले से कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा, उम्मीद में जीता रहा, रिजल्ट आ गया पास, रिजल्ट पास। तो ये जो उसको गेन हुआ, ये कौन सा गेन है एबनॉर्मल गेन, जो कभी कभी होता है। क्या हर बार एग्जाम बेकार जाएंगे और हर बार गलती से पास हो जाएगा? नहीं, जो कभी कभी होता है। सोच रहा था रिजल्ट नेगेटिव होगा, फेल हो जाऊंगा फेल हो जाऊंगा, रिजल्ट आया क्या हो गया पास हो गया बेटा। तो ये क्या था एबनॉर्मल गेन जो कभी कभी हुआ। ऐसे ही बेटा हम सोच रहे थे 10 यूनिट डिफेक्टिव बनेगी बनेगी बनेगी, डिफेक्टिव 2 बनी। 8 यूनिट जो सोच रहे थे डिफेक्टिव बनेगी बनेगी, क्या बन गई गुड यूनिट। वो गुड यूनिट मुझे क्या हो गया गेन, फायदा हो गया। वो गेन कौन सा गेन है एबनॉर्मल गेन है। क्या हर बार होगा ऐसा? नहीं। अगली बार तो बेटा नॉर्मल लॉस ही कितना हो जाएगा 10 की जगह 2, फिर ये एबनॉर्मल गेन होना अराइज होना बंद हो जाएगा। तो ये कभी कभी गेन हमें हो जाता है लेबर की वजह से, तो क्या है वो एबनॉर्मल गेन। और इसी तरह से कभी कभी लेबर ओवर कॉन्फिडेंस में आके काम करती है, लॉस होता है, वो लॉस भी क्या है एबनॉर्मल। क्या रोज लेबर ओवर कॉन्फिडेंस में काम करती है? नहीं, कभी कभी। तो क्या है एबनॉर्मल है बेटा। तो बेटा ध्यान से देखो, एबनॉर्मल गेन अराइज कब हुआ? जब मेरा एक्चुअल लॉस बेटा नॉर्मल लॉस से क्या हो गया कम हो गया। 10 यूनिट सोच रहे थे डिफेक्टिव बनेगी, एक्चुअल में बनी कितनी 2 यूनिट। तो जो हमारा एक्चुअल लॉस हमारा नॉर्मल लॉस से कम हुआ है, वही डिफरेंस क्या है बेटा एबनॉर्मल गेन है। और गेन का ट्रीटमेंट देखो, एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। आइए एक चीज और बेटा रह गई, ध्यान में आ गई, अभी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा प्रीवियस केस में मुझे लॉस हुआ था 10 यूनिट के ऊपर कितने का 3000 का। तो बेटा मैंने ना बैठे बैठे लॉस निकाला कि मुझे एबनॉर्मल लॉस पर यूनिट कितना हुआ। सर 3000 का लॉस हुआ है 10 यूनिट पे, तो पर यूनिट लॉस कितना। इसका मतलब ये जो डिफेक्टिव बनी थी यूनिट, मेरी लेबर की वजह से जो डिफेक्टिव बन गई, उस डिफेक्टिव यूनिट की मुझे कॉस्ट कितनी आ रही है 300 रुपए।
नोटिस करना, यहां पर बेटा अभी मैंने आपको दिखाया था गुड यूनिट की कॉस्ट भी कितनी, डिफेक्टिव की भी कितनी आ रही है। क्या डिफेक्टिव यूनिट और गुड यूनिट की कॉस्ट सेम होती है? नहीं, यहां तो सेम आ गई। अब ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों। सपोज करना बेटा मेरी कंपनी में ना ये रिमोट बनता है और इसको बनाने में 100 रुपए का खर्चा आता है, मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंस मिलाकर कितना, 100 रुपए का। एक रिमोट बनाना है तो पहले से पता खर्चा कितना होगा, 100 रुपए। मैंने अपनी लेबर को मटेरियल दिया, बोला क्या करो रिमोट बनाओ, तो मुझे पता है रिमोट बनाने में कितना लगेगा, 100 रुपए। खर्चा तो 100 ही आएगा। अब बेटा लेबर ने रिमोट बनाना शुरू करा, आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि ये बनने के बाद डिफेक्टिव बनेगा या गुड बनेगा? बता सकता है? बनने के बाद पता लगा। अब बनने के बाद ये गुड बना तो भी कितना खर्चा हुआ है, 100 रुपए। डिफेक्टिव बना तो कॉस्ट गुड यूनिट और डिफेक्टिव यूनिट की क्या होती है, सेम होती है। इस वजह से बेटा यहां पे डिफेक्टिव यूनिट और गुड यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। समझ में आ रहा है बेटा? अगर यहीं पे ध्यान से देखो बेटा, मेरे को लॉस हुआ था 10 यूनिट के ऊपर 3000 का, तो मेरे को एबनॉर्मल लॉस पर यूनिट कितना है, 300। और ये एबनॉर्मल लॉस पर यूनिट ऑलवेज इक्वल होता है कॉस्ट पर गुड यूनिट के। तो अगर बेटा मुझे यहां से वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट, तो कैसे निकालूंगा सर? एबनॉर्मल लॉस यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे किससे, एबनॉर्मल लॉस पर यूनिट। और एबनॉर्मल लॉस पर यूनिट, ध्यान से बेटा रुको, एबनॉर्मल लॉस पर यूनिट मैं क्यों निकालूं, मैं तो ऊपर ही निकाल चुका हूं कॉस्ट पर। तो बताओ अब टाइम खराब करूं एबनॉर्मल लॉस पर यूनिट निकालने पे? मैं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूंगा किससे, कॉस्ट पर। लो बन गया फार्मूला। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट निकालना है तो एबनॉर्मल लॉस यूनिट को मल्टीप्लाई करो बेटा कॉस्ट पर गुड यूनिट से। लो बेटा ये फार्मूला भी ड्राइव हो गया। समझ में आया? एबनॉर्मल है फिर भी मल्टीप्लाई किससे करा, गुड यूनिट से, क्योंकि गुड यूनिट और डिफेक्टिव यूनिट की कॉस्ट क्या होती है, सेम। हम ऑलरेडी गुड यूनिट की कॉस्ट निकाल चुके हैं, तो टाइम खराब पेपर में नहीं करना, सीधा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, काम बन जाएगा हमारा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लिखो बेटा इसके नीचे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन लिखो। एबनॉर्मल गेन अराइजेस when actual loss unit, abnormal gain arises when actual loss unit are less than normal loss unit. Abnormal gain arises when actual loss unit are less than normal loss unit. The difference between actual loss unit and normal loss unit are called as abnormal gain unit. Abnormal gain unit. लिखो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन। तो बेटा एबनॉर्मल गेन यूनिट्स प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट हुई थी या डेबिट, डेबिटेड। लिखो बेटा यहां पर द एबनॉर्मल गेन यूनिट्स are debited in process account.
एबनॉर्मल गेन यूनिट्स आर डेबिटेड इन प्रोसेस अकाउंट एंड, बस एंड लिख के रुक जाएंगे। यहां तक बेटा कोई डाउट, कोई मन में दुख दर्द शोक अफसोस? नहीं सर। आइए बेटा अब ध्यान से देखो। अब मेरे पास बेटा मेरी नई लेबर ने कितनी यूनिट बनाकर दे दी? 98। मैंने सुंदरम को फोन लगाया और बोला कितनी बुक बनी है? 98। और इसने मुझे पेमेंट करा 98 इंटू 300, बोलो कितना? 29,400। टोटल आ गया ये 29,500। यहां पे भी 29,500 लाना है। बैलेंसिंग फिगर कितना? 2400 आ रहा है। 27,100 और 29,500 का डिफरेंस कितना? 2400 बेटा। अब मैंने यहां से 2400 ही आएगा। अब मैंने यहां से बेटा गेन कैलकुलेट करा कि मुझे गेन पर यूनिट कितना हुआ? एबनॉर्मल गेन पर यूनिट 2400 का फायदा हुआ कितनी यूनिट पे? पर यूनिट कितना फायदा? ओहो ध्यान से देखो, यही तो क्या है बेटा? कॉस्ट पर गुड यूनिट। तो अगर बेटा मुझे यहां से वैल्यू निकालनी हो, यहां पर इसकी, चलो वैल्यू निकालने से पहले देखो बेटा, अब आपको पता लग गया बेटा प्रोसेस अकाउंट में यहां पर मैंने कितना अमाउंट दिखाया? 2400। ये स्क्रैप वैल्यू है या इसकी ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज कह सकता हूं ये 8 यूनिट की वो जो मुझे कॉस्ट आ रही थी 300 रुपए, वही मुझे क्या हुआ है? रिकवर हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा जब हम इसके अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट या फिर इसकी वैल्यू। तो पहले ट्रीटमेंट कंप्लीट करो। एंड इट्स कॉस्ट ऑब्लिक वैल्यू, एंड इट्स कॉस्ट ऑब्लिक वैल्यू आर शोन इन अमाउंट कॉलम। तो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। एबनॉर्मल गेन यूनिट को कहां दिखाएंगे? प्रोसेस अकाउंट में, डेबिट साइड में, और उसके जो अमाउंट कॉलम है वहां पर कॉस्ट या फिर उसकी वैल्यू दिखाएंगे। अब बेटा मैंने यहां से निकाला कि मुझे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन यूनिट निकालना है, तो मैंने यहां पर लिखा एबनॉर्मल गेन यूनिट, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? एबनॉर्मल गेन पर यूनिट, जो कि इक्वल है किसके? कॉस्ट पर गुड यूनिट। तो आप बताओ एबनॉर्मल गेन पर यूनिट निकालूं या ऑलरेडी जो ऊपर निकाला हुआ है कॉस्ट पर गुड यूनिट उसी से काम चला लूं? सर उसी से काम चला लो, सर उसी से काम चला लो। तो लो बेटा आपके कहने पे हमने काम चला लिया और यहां फार्मूले में मल्टीप्लाई कर दिया बेटा हमने कॉस्ट पर गुड यूनिट। लो बेटा ये फार्मूला भी डिराइव हो गया। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? अब बेटा लास्ट बात याद रखना, आप चेकआउट करो, हमने आउटपुट की वैल्यू निकाली, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन। हम किसी की भी वैल्यू निकालेंगे उसकी यूनिट को मल्टीप्लाई हमने कॉस्ट पर गुड यूनिट से ही करा है। अगर मुझे आउटपुट की वैल्यू निकालनी है तो आउटपुट की यूनिट लेके कॉस्ट पर गुड यूनिट से मल्टीप्लाई करो। एबनॉर्मल लॉस की निकालनी है तो एबनॉर्मल लॉस यूनिट लेकर मल्टीप्लाई करो कॉस्ट पर गुड यूनिट से। एबनॉर्मल गेन का निकालना है तो एबनॉर्मल गेन यूनिट लेकर मल्टीप्लाई करो किससे? कॉस्ट पर गुड यूनिट से। तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन आउटपुट की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई होगा बेटा किससे? कॉस्ट पर गुड यूनिट से। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। अब लास्ट चीज बेटा बस समझने की है बेटा, ये प्रोसेस अकाउंट का मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया। अब इस बच्चे ने एक ने पूछा कि सर ये पर्सनल है नॉमिनल है, मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बेटा इस वाले अकाउंट के अंदर मैंने एक कॉलम यूनिट का भी बनाया है, और बेटा जो आप नॉर्मल अकाउंट पढ़ते हो ना उसमें यूनिट नहीं होता, पर्टिकुलर अमाउंट होता है। इस वजह से ये किसी भी नेचर के अंदर फॉल नहीं करेगा। अब मन में एक क्वेश्चन आया, सर आज तक जो हमने अकाउंट्स पढ़े हैं ना वो सारे अकाउंट्स बिना यूनिट के कॉलम के थे, इसमें यूनिट का कॉलम क्यों लिया? सर क्या मजबूरी थी
यहां पर यूनिट का कॉलम हमने कंसीडर करा। क्या मजबूरी थी बेटा? बेटा यहां पर अगर एक बात बताओ, हमने ये वैल्यू निकाल ली 2400, 29,400, हमारे को ये वैल्यू नहीं, यहां पर कॉस्ट निकालनी होती है। और बेटा कॉस्ट कंपनी कैसे निकालती है? पर यूनिट, क्योंकि आप देखते हो मार्केट में जो प्राइस होता है वो क्या होता है? पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट निकालना है तो कॉस्ट भी क्या करनी पड़ेगी? पर यूनिट। अगर हमें यही ना पता हो कि हमने कितना बनाया, कितना मशीन में डाला, तो बेटा सारी कॉस्ट कैलकुलेट करने का कोई फायदा होगा नहीं। तो बेटा हमारी मजबूरी है यहां पर कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट में निकालना है तो कॉस्ट भी पर यूनिट में निकालनी पड़ेगी। और कॉस्ट पर यूनिट तभी आएगी जब हम अपने अकाउंट के अंदर यूनिट का कॉलम ऐड करेंगे। तो बेटा ये पहला अकाउंट है जहां पर आप अमाउंट के साथ साथ यूनिट का भी कॉलम देखोगे, और वो मजबूरी है क्योंकि इसके बिना कॉस्ट पर गुड यूनिट निकलकर नहीं आएगा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? चलिए बेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर दो पार्ट हैं। पहले पार्ट का सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, अगली क्लास में रिवाइज करके आना, इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बेटा आपसे।